So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब शाओ और वांग दोनों एक शादी के बंधन में बंध चुके थे। रजिस्ट्रार ऑफिस में दोनों इस तरीके से खड़े हुए थे जैसे कि उनके अलावा इस दुनिया में शायद ही और कोई होगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जब अपनी करवट बदलता है तो बहुत सारे एहसास और जज्बात दे जाता है। उस दिन एक शख्स ने एक रोते हुए बिलखते हुए बच्चे का हाथ थामा था और वो हाथ ऐसा थामा था कि जो उसे मजबूती देगा, और वो मजबूती मिली भी थी। रिश्ते बदल गए थे, मायने बदल गए थे, लेकिन नहीं बदला था तो उन दोनों के बीच का वो फर्क जो हमेशा उनके बीच रहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल गए। इन सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, शाओ फैमिली ने बहुत उत्पात मचाया जब ये खबर बाहर निकल कर आई थी। पर कहते हैं कि इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को छोड़कर इस शादी के बारे में कभी भी किसी को नहीं पता चला। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था, एक एग्रीमेंट लोगों को शांत कराने के लिए, उन लोगों को जो कि सिर्फ नोचने के लिए तैयार थे। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन एक उठते हुए तूफान को थाम लिया गया था और इबो ने बहुत ही बखूबी के साथ वैसे ही अपनी जिम्मेदारी को उठाया जैसा कि उसने वादा किया था। जान को उसके साए में पलने के लिए छोड़ दिया गया। वक्त के साथ जान बहुत कुछ सीखा। अब ये वो पहले नटखट उछलता कूदता हुआ जान रहा ही नहीं। वक्त ने जान को बदल दिया, बहुत बदल दिया। अब ये नादानियाँ नहीं करता, अगर गिरता है तो उठने की हिम्मत रखता है। अब उसे सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो उम्मीद करता है कि सहारा मिले, पर सिर्फ एक सहारा, और वो सहारा है उसके गा का, जो अब सिर्फ उसके गा नहीं रहे थे बल्कि उसके हस्बैंड थे। पर ये हस्बैंड वाला प्यार उसे कभी मिला ही नहीं। वो समझा ही नहीं कि ये प्यार कितना अलग है, कितना अलग हो सकता है। पर हाँ, धीरे धीरे वक्त के साथ जान के मन में भी बहुत सारी नई नई चीज़ें पनपने लगी, उठने लगी। जब वो लोगों को, कपल्स को देखने लगा। उसने बचपन से अपनी माँ और पापा को बहुत प्यार करते हुए देखा है। उसके बाद वांग कपल को भी देखा है, और अब वो भी एक कपल है इबो के साथ। पर उनमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात हो ही नहीं सकती। वो तो बिल्कुल रूममेट की तरह रहते हैं। रूममेट भी नहीं, हाउसमेट की तरह। एक ऐसे हाउसमेट की तरह जिनकी मुलाकात भी महीनों महीनों में होती है। हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं बिना बात किए हुए, और ले देकर भी पूरे साल में इबो को वो गिन चुन कर ही देख सकता है। और जब भी देखता है तो वो एक अलग सी खुशी अपने अंदर महसूस करता है। जब भी वो इबो के साथ होता है तब उसे लगता है कि वो हाँ जिंदा है, सांस ले रहा है। वरना ये अंधेरा, लोगों के बीच का शोर, सब कुछ उसे खाली लगता है, बिल्कुल खाली। चाहे वांग कपल कितनी भी कोशिश कर ले वो जगह भरने की, पर वो जगह कभी भरी ही नहीं। एक ऐसा जख्म है जो अभी भी जान के दिल में उतना ही ताज़ा है जितना 2 साल पहले था। माँ बाप की कमी कोई नहीं भर सकता, कोई भी नहीं। पर शायद वो इबो को उस तलाश की तरह देख रहा था, उस उम्मीद की तरह देख रहा था, जो शायद वो जगह ले सके, या ना ले सके तो कम से कम एक नई जगह बना सके। पर इबो ने कभी वो मौका दिया ही नहीं। वो हमेशा उतना ही दूर रहा जान से जितना वो 10 साल पहले हुआ था। स्टेट्स जाने से पहले वो दूरी, जब एक 4 साल का बच्चा और 10 साल के बच्चे के बीच पैदा कर दी गई थी, वो दूरी आज भी उतनी ही बरकरार है। जान कितनी भी कोशिश कर ले इबो के करीब पहुंचने की, पर इबो ने अपने चारों तरफ इतनी मजबूत दीवारों को खड़ा कर रखा है कि जान चाह कर भी उन दीवारों में दरार नहीं कर सकता। वो बस दूर से देख सकता है, दूर से एक ऐसे चमकते हुए सितारों को जिसकी चमक बहुत है। उस चमक के अंदर जान सांसें ले रहा है, पनप रहा है, महसूस कर रहा है खुद को जिंदा करने की। पर फिर भी कमी है। वो उस सितारे को पाना चाहता है, छूना चाहता है। पर क्या ये आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगर एक कदम बढ़ाता है इबो की तरफ तो उन दोनों के बीच की दूरी शायद 4 कदम बढ़ जाती है। जान कितनी भी कोशिश कर ले पर वो इबो तक पहुंच नहीं पाता। और दूसरी तरफ इबो, जब से उसने जान से शादी की है, उसका हाथ थामा है, तब से जिम्मेदारी शायद दुगनी हो गई थी उसके कंधों पर। क्योंकि अब सिर्फ उसे ना लान फैमिली का बिजनेस संभालना था, बल्कि शाओ फैमिली के बिजनेस को भी मझधार से बाहर निकालना था। एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जो सिर्फ उसके खिलाफ थी। जान को संभालना, फिर बिजनेस को संभालना, फिर स्टेट्स के काम को संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ उसके कंधों पर आ गई थी। और उस जिम्मेदारी के बीच में
असल में लानवांग ईबो कहाँ खो गया किसी को नहीं पता चला। सब सिर्फ यही देखते रह गए कि ईबो संभालने की कोशिश कर रहा है और वो संभाल लेगा, पर क्या वो सच में संभाल लेगा इस बारे में किसी ने कभी नहीं पूछा। वांग फैमिली बिजी हो गई शाओ फैमिली के मसलों को सुलझाने में, केस के साथ। जान बिजी हो गया चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, और ईबो भी बिजी हो गया सब चीज़ को संभालने के लिए, जान को शेल्टर देने के लिए। और असल में हर एक के जज्बात जैसे कहीं उस वक्त की आंधी में खो कर रह गए। और इस तरीके से 2 साल 4 महीने और 6 दिन गुजर गए और आज का वक्त है। जान को 2 साल हो गए अपना खुद का शाओ मेंशन छोड़े हुए, और अब वो लान मेंशन में अपने हस्बैंड के साथ रहता है। ये यूँ कहो कोशिश करता है। लान मेंशन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और इसमें ईबो का अपना खुद का एक साइड है। नॉर्थ साइड में वो लोग रहते हैं। जान यहाँ पर रहने की बहुत कोशिश करता है, पर जब ईबो यहाँ नहीं होता तो वो वक्त वक्त पर सीहुआ के साथ राइट विंग में भी मिलने चला जाता है, पर लौट कर वो वापस नॉर्थ विंग में ही आता है क्योंकि यहीं उसे सुकून मिलता है। बेशक ईबो यहाँ ना हो, पर उसका एहसास यहाँ रहता है और उस एहसास के साथ जान वक्त गुजार लेगा, और आज भी वो यही कर रहा है। 2 सालों में जान ने किसी दिन को मनाया है तो वो सिर्फ यही दिन है, ईबो का बर्थडे। ना उसने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने माँ बाप के जाने के बाद, और ना ही उनकी सो कॉल्ड एनिवर्सरी। सिर्फ एक दिन जान मनाता है और वो है लानवांग ईबो का बर्थडे, और वो आज भी यही कोशिश कर रहा है। पिछली बार ज़्यादा कुछ ठीक रहा नहीं। जान ने बहुत कुछ प्लान पिछली बार भी किया था, पर कोशिश सब बेकार गई क्योंकि जान इंतज़ार करता रहा और ईबो आया ही नहीं। वो किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के चलते स्टेट्स चला गया था, और इस बात की जानकारी जान को तब मिली जब उसने ईबो को लगातार बहुत बार कॉल लगाया और फ़ोन उसकी सेक्रेटरी ने उठाया। इस बार भी जान यही होप कर रहा है कि वो आज इस बार ईबो के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। इसी उधेड़-बुन में जान अभी इस हॉल में खड़ा हुआ है, परेशान सा, हैरान सा। तभी फैंशिंग जान के पास पहुंचती है। उसने कहा, जान क्या हुआ? जान ने उस कर्टन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहे। फैंशिंग ने उस कर्टन की तरफ देखा। हाँ, ठीक कैसे लगेंगे, ये तुम्हारी पसंद के जो नहीं है। जान ने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है गा को ये कलर पसंद नहीं आएगा। देखो ना, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तुम्हें नहीं लगता उन्हें लाइट कलर्स पसंद है? ये कहते हुए जान ने अपनी स्पार्कलिंग आइज के साथ फैंशिंग की तरफ देखा। फैंशिंग ने जान के बालों को ठीक करते हुए कहा, अरे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी तुम करोगे उसे पसंद आएगा। वैसे भी वो ज़्यादा वक्त तक तो रोकेगा नहीं, ये तो तुम भी जानते हो ना। जैसे ही फैंशिंग ने ये बात कही, एक जान के चेहरे से वो मुस्कुराहट जो कुछ देर पहले थी वो गायब हो गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया। उसने कहा, पर मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना, एटलीस्ट गा को ये लगना चाहिए कि मैं भी मैच्योर हूँ, मैं भी फैसले ले सकता हूँ, और एटलीस्ट ये छोटा सा मैनेजमेंट तो कर ही सकता हूँ, है ना फैंशिंग? जान इतनी इनोसेंटली पूछ रहा था, एक पल के लिए तो फैंशिंग भी जान के उन एक्सप्रेशन में जैसे बह ही गई थी। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, जान ऐसे कौन पूछता है? और दूसरी बात, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, और तुम सब कुछ कर पाओगे इन फ्यूचर। समझ आया तुम्हें? अपने ऊपर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और सब लोग तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं तुम जानते हो ना, और सब तुम्हारे फैसलों की इज्जत भी करते हैं। जान ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जब भी तो पिछले 1 साल से मैं ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा हूँ, और सब ने मेरी इस बात को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, और उस ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय मुझे तुम्हें दे दिया। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? हाँ, तुम 24 घंटे में सर के ऊपर नाचती रहती हो। पिछले 1 साल से तुमने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा। फैंशिंग ने कहा, हाँ जीना मुश्किल कर रखा है, बल्कि तुम्हें लाइन पर ला रखा है। यंग मास्टर ने मुझे तुम्हारे लिए अलॉट किया है, और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी मैनेजर हूँ, और उसके साथ साथ तुम्हारी हर चीज़ को संभालने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही ऊपर है। तुम्हें उठाने से लेकर तुम्हें सुलाने तक की जिम्मेदारी, तुम्हें अगर कोई तबीयत खराब हो तो उसको दवा देने की जिम्मेदारी, तुम्हारे खाने का ध्यान रखने की जिम्मेदारी, तुम्हारे स्कूल का, बैग का, हर चीज़ का ध्यान मैं रखती हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो? जान ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये कहते हुए फैंशिंग वहीं हाथ बांध कर खड़ी हो गई। जान ने फैंशिंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बस करो, ये कोल्ड लुक तुम्हारे पर सूट नहीं करता, हंसो हंसो हंसो। ये कहते हुए जान फैंशिंग को टिकल करने लगा। फैंशिंग भी हंसने लगी। फैंशिंग ने कहा, जान मैं सच में तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। जान ने कहा, आई नो, और 1 साल में मैं ये समझ गया हूँ, क्योंकि 1 साल में तुम बिल्कुल मेरी परछाई की तरह मेरे साथ रही हो। इतना तो गा भी मेरे साथ नहीं रहे जितना तुम मेरे साथ रहती हो। ठीक है, तो जान के चेहरे पर वो उदासी साफ देखी जा सकती थी। फैंशिंग ने कहा, जान वो तुम्हारी केयर करता है। जान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ वो मेरी केयर करते हैं, पर मुझे केयर के अलावा बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ। फैंशिंग ने कहा, जान ने कहा, हाँ क्या? 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को,
2 साल में तो न जाने दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपनी रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ना चाहिए? तुम्हें पता है हमारे स्कूल में कितने सारे बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स को मैं साथ देखता हूँ। वो कपल कितना ज़्यादा क्यूट लगता है, जबकि वो तो सिर्फ नॉन ऑफिशियली एक दूसरे के साथ है, बट हम तो ऑफिशियली साथ है ना। फिर भी हम लोगों में कपल जैसी कोई बात नहीं है। ना आज तक हम डेट पर गए हैं, ना कभी किसी आउटिंग पर। मुझे भी जाना है। जब मैं उन कपल को देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर मूवी देखने जाऊँ, पार्क जाऊँ, या फिर स्नोफॉल देखूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। पर ये कहते हुए जहान शांत हो गया। फैंशिंग ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, जहान तुम्हारी इतनी सारी फैंटेसीज हैं? हाँ हाँ बेबी, तुम अभी बेबी हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, वो तुम्हारा हस्बैंड बेशक है, पर तुम तो जानते हो ना कि तुम लोगों के रिश्ते का क्या फ़र्क है। और डोंट टेल मी। जहान ने कहा, क्या? फैंशिंग ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम उसे लाइक करते हो? एकदम से जैसे ही जहान ने सुना उसका पूरा फेस ब्लश कर गया। वो एकदम से हटपटा गया। उसने कहा कि क्या कह रही हो तुम? फैंशिंग ने कहा, जहान मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, मेरी तरफ देखो। जहान ने कहा, मुझे नहीं देखना, मुझे काम करना है, मैं जा रहा हूँ। फैंशिंग ने कहा, जहान रुको। ये कहते हुए फैंशिंग जहान के पीछे भागने लगी। यूँ हंसते मुस्कुराते हुए थोड़ा सा वक्त और गुजर गया था। जहान अभी भी अपने कानों में बिजी था और वहीं दूसरी तरफ फैंशिंग भी चीज़ों को संभाल रही थी। तभी सीहुआ इस नॉर्थ विंग में आते हुए जहान को ढूंढने लगी। जहान, सीहुआ ने कहा, जहान कहाँ हो तुम? जैसे ही जहान ने सीहुआ की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत मुड़कर सीहुआ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, माँ। सीहुआ ने कहा, हाय माय बेबी, कितना ज़्यादा थक गए हो तुम? क्या क्या किया तुमने सुबह से? जहान ने सीहुआ को गले लगाते हुए कहा, बस यही कुछ थोड़ा बहुत। सीहुआ ने सब कुछ देखते हुए कहा, अरे वाह, तुमने तो बहुत सारी चीज़ें की हैं। तुमने इबो की हर पसंद का ख्याल रखा है। ये कर्टन्स ब्लू, उसे ब्लू कलर पसंद है। ये कहते हुए सीहुआ ने जहान की आंखों में देखा। जहान ने कहा, मैं जानता हूँ, ये सब कुछ मैंने बस गा के ले किया है। आई होप उन्हें पसंद आए। ये कहते हुए जहान भी उन सारी डेकोरेशन को देखने लगा और सीहुआ जहान की आंखों को, वो उस बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ सकती है। वो जानती है कि जहान कितनी ज़्यादा कोशिश करता है ईबो के करीब पहुंचने की, और फिर उसके बाद मायूस भी हो जाता है जब उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। और कहीं ना कहीं सीहुआ ईबो को भी समझ सकती है। खैर, वक्त ने दोनों को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कि चीज़ें उलझ कर रह गई हैं। सीहुआ ने जहान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, उसे सब कुछ पसंद आएगा। जहान ने कहा, आई होप वो पिछली बार की तरह इस बार भी सब कुछ छोड़ कर ना चले जाए। कहते हुए जहान की आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई थी, पर उसने उसे तुरंत छुपा दिया और सीहुआ की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी फैंशिंग वहाँ भागते हुए आती है। जहान ने फैंशिंग की तरफ देखते हुए कहा, फैंशिंग क्या हुआ, तुम इतना भाग क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है? फैंशिंग ने कहा, वो एक्चुअली। सीहुआ फैंशिंग को देखने लगी। उसने कहा, क्या हुआ बताओ? फैंशिंग ने एकदम से अपने आप को थोड़ा सा स्टिफ कर लिया, या यूँ कहो अपने आप को मनाने लगी कहने के लिए। जहान ने कहा, बता भी दो अब क्या हुआ? फैंशिंग ने कहा, वो एक्चुअली मुझे यंग मास्टर के सेक्रेटरी का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि वो अभी नहीं आ पाएंगे। जैसे ही जहान ने ये सुना, उसका पूरा चेहरा जैसे एकदम से उतर गया। उसकी मुट्ठियाँ कस गईं। आंसू बस बहने ही वाले थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने कहा, नहीं आएंगे? क्या मतलब? फैंशिंग ने तुरंत कहा, अरे रुको रुको, वो मतलब अभी नहीं आएंगे। वो फ्लाइट से डायरेक्ट अब अपने ऑफिस के लिए निकल गए हैं। उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। शाम को वो ज़रूर आएंगे, ये उन्होंने कहा है। जहान ने कहा, मीटिंग अटेंड करनी है। मीटिंग? वो पूरे 4 महीने के बाद आज चाइना आए थे, पर वापस प्लेटफॉर्म से वो ऑफिस के लिए निकल गए। खैर कोई बात नहीं, अब हमारे पास टाइम है, अब हमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है फैंशिंग, है ना? ये कहते हुए जहान उस टूटी हुई मुस्कुराहट को लेकर वहाँ से हताश होकर लौट गया। और उसे जाता हुआ देखकर सीहुआ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फैंशिंग ने सीहुआ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, वो खुद को संभाल लेगा। सीहुआ ने कहा, मैं जानती हूँ वो बच्चा अब पहले की तरह अपनी बातों को कहता नहीं है, पर मैं उसे समझ सकती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा दूसरा बेटा भी तो बिजी है ना, वो बहुत कुछ संभाल रहा है, बहुत कुछ। वो अकेला है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियों को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कि दोनों बच्चे कहाँ आ गए हैं? फैंशिंग प्लीज़ उसका ख्याल रखना। ये कहते हुए सीहुआ वापस जा चुकी थी और फैंशिंग उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। वक्त गुजर गया था, लगभग घड़ी में 7 बज गए थे। पार्टी पूरी तरीके से तैयार थी, सारी डेकोरेशन बिल्कुल अप टू डेट। आज ये लान मैंशन बहुत जगमगा रहा था, गेस्ट भी आने शुरू हो चुके थे। पर इस पूरी पार्टी से एक जना जो नदारद था, वो था जहान, इस पूरी पार्टी का ऑर्गेनाइज़र।
जो दूर दूर तक देखने पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। फैंशिंग सब कुछ संभाल रही थी और वो बार बार लोगों को ग्रीट भी कर रही थी। एकदम से गेट पर 5 लोगों का एक ग्रुप आ जाता है और वो चहकते हुए अंदर आ गए थे। फैंशिंग ने कहा, तुम लोग अब आ रहे हो? जी ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत पहले आना चाहती थी, पर ये सारे बेवकूफ़ ऐसे तैयार हो रहे थे जैसे मान लो आज इन्हीं का बर्थडे है। ये कहते हुए जी सभी को घूरने लगी। तभी जियांग ने आगे आते हुए कहा, इसका क्या मतलब हुआ? आज माना मेरा बर्थडे नहीं है, पर मेरे बेस्ट फ्रेंड के किसी स्पेशल वन का तो बर्थडे है ना, और मैं बिल्कुल अप टू डेट लगना चाहता था। इतनी बड़ी पार्टी है आखिरकार। ये कहते हुए जियांग अपने कपड़ों को ठीक करते हुए एक ब्यूटीफुल सी मुस्कुराहट देने लगा। फैंशिंग ने कहा, हो तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। जी ने कहा, बिल्कुल सही, ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा समय लेते हैं तैयार होने के लिए। ये कहते हुए फैंशिंग ने और जी ने घूर कर उन बॉयज़ की तरफ देखा जिसमें जियांग था, चैंग था, नीहूसेंग था और वेंडिंग था। चारों लड़के बस अपने आप को जी के इस गुस्से भरे निगाहों से छुपाने की कोशिश करने लगे। चैंग ने तुरंत आगे आते हुए कहा, अरे अभी सारी बातें छोड़ो, ये बताओ हमारा स्पेशल वन कहाँ है? कहाँ है वो ब्यूटीफुल स्टार? नजर नहीं आ रहा। फैंशिंग एकदम से मायूस हो गई। उसने कहा, वो अपने कमरे में है। जियांग ने कहा, अपने कमरे में? पर क्या हुआ? उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना। जियांग के फेस पर चिंता साफ नजर आ रही थी। जी ने कहा, क्या हुआ मुझे बताओ। ये कहते हुए उसके सारे दोस्त आगे आ गए। जान के ये 5 दोस्त बहुत 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 ज़्यादा केयर करते हैं उसकी, बहुत प्यार करते हैं उसे। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो पूरी कोशिश करते हैं उसे चीयर अप करने की, और इसीलिए वो आज भी यही कोशिश कर रहे थे। जान के बारे में सुनते के साथ ही एक चिंता सी उन सबकी आंखों में नजर आ रही थी। फैंशिंग ने कहा, भाई तुम तो जानती हो वो बस अपने गाहक को देखना चाहता है, और आज फिर यंग मास्टर ऑफिस चले गए बिना यहाँ आए हुए, इसीलिए वो बस थोड़ा मायूस हो गया, और जब से अपने आप को कमरे में बंद कर बैठा है। मैंने बहुत कोशिश की उसे खिलाने की, बुलाने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई थिंक तुम्हें बुलाने से वो यहाँ आ जाए। प्लीज़ ट्राई करो ना जी। ये कहते हुए फैंशिंग जी से रिक्वेस्ट करने लगी। जियांग ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहते हुए जियांग जाने लगा। जियांग ने कहा, मैं भी चलता हूँ। जी ने कहा, तुम सब रहो, मैं जाती हूँ। ये कहते हुए जी आगे बढ़ गई, और अब उसके पीछे बाकी सारे दोस्त भी जा चुके थे। फैंशिंग ने कहा, शायद अब तुम मान जाओ। पहले कौन जाएगा, पहले कौन जाएगा, ये लड़ाई करते करते 5 दोस्त फाइनली जान के गेट के बाहर आकर खड़े हो चुके थे। सी ने कहा, पहले मुझे जायजा ले लेना चाहिए कि अंदर के हालात आखिरकार है कैसे। जियांग ने कहा, ये तो तुम सही कह रही हो। चैंग ने कहा, तो रुको। ये कहते हुए चैंग ने धीमे से जान का वो दरवाज़ा खोला। अंदर पूरी तरह से शांति थी। जी ने कहा, इतनी शांति जान के रहते हुए? पक्का या तो ये कहीं छुप रहा होगा या कोई मूवी देख रहा होगा। जियांग ने कहा, ना ही वो छुप रहा होगा, ना ही वो मूवी देख रहा होगा। आई एम डैम श्योर वो सो रहा होगा। जियांग ने कहा, सो रहा होगा? वो भी इतनी पार्टी के शोर में? मुझे नहीं लगता। जियांग ने कहा, लगाते हुए शर्त। नीहूसेंग ने कहा, शर्त बाद में लगाना, पहले देखने दो। ये कहते हुए नीहूसेंग तुरंत उस दरवाजे के उस सुराख में से अंदर झांकने लगा, और अंदर बिल्कुल जैसा कि जियांग ने कहा था, जान पक्का सो ही रहा था। अब 5 दोस्त फाइनली जान के बेड के करीब पहुंच चुके थे, और जान को वहां सोता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। जी ने कहा, ये देखो, पूरे घर को सर पर उठाने के बाद फाइनली ये महाशय ऐसे सो रहे हैं। लेकिन जियांग जान के सिराने बैठ चुका था। उसने जान के उन माथे पे से बालों को हटाते हुए कहा, ये सो नहीं रहा, ये रो रहा था, और रोते रोते शायद एग्जॉस्ट होकर इसे नींद आ गई। नहीं कहते हुए जियांग जान के चेहरे के वो सूखे हुए आंसुओं को देखने लगा। जी ने कहा, आई थिंक हमें इसे उठा देना चाहिए। अब तो इसे तैयार होना ही होगा। पार्टी में सब लोग आ गए हैं, और अगर यही नहीं दिखेगा तो फिर। जियांग सॉफ्टली जान के चेहरे को सहलाने लगा। उसने धीमे से कहा, जान उठो, उठो प्लीज, बनी उठो। ये कहते हुए जियांग सॉफ्टली जान को उठाने लगा। चैंग ने कहा, तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम अगर स्पीड में उसे उठाओगे तो वो उठ जाएगा? जी ने कहा, चैंग तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जियांग अभी सॉफ्ट बनने का वक्त नहीं है, अभी हमें जल्दी से उठाना होगा। जान उठो। ये कहते हुए जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, और जियांग उन सबको ऐसे हरकतें करते हुए देखकर अपना मुंह बना रहा था। एकदम से इतने सारे शोर शराबे को सुनकर फाइनली जान की नींद टूट गई। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, ये शोर क्यों मचा रहे हो? जियांग ने कहा, उठ गए तुम? जी ने कहा, हो माय गॉड, जान तुम सो कैसे सकते हो? हाँ, तुम्हें पता है पार्टी शुरू हो चुकी है, और तुम पार्टी के होस्ट होकर यहाँ पर इस तरीके से सो रहे हो, घोड़े बेच कर वो भी। चैंग ने कहा, हाँ उठो, जल्दी उठो। ये कहते हुए जान फाइनली उठ गया था। उसने कहा, अरे अभी कितने बजे हैं? ये कहते हुए जान ने घड़ी की तरफ देखा, और घड़ी में 7:30 बज चुके थे। उसने कहा, ओ माय गॉड, 7:30 बज गए। जी ने कहा, फाइनली तुम्हें होश आया। ये कहते हुए जान तुरंत अपने बेड से कूद गया था। जियांग ने कहा, अरे संभल कर। जान ने कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे जल्दी करना होगा। और जितना लेजीली जान लेटा हुआ था, उतनी फास्ट स्पीड के साथ वो बिल्कुल तैयार हो गया।
वाइट टक्सीडो पहनकर जान बिल्कुल किसी परफेक्ट प्रिंस की तरह लग रहा था। वो अपने बालों को वहीं मिरर में देखकर सेट करने लगा। उसके बाद उसने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? जियांग ने कहा, बिल्कुल परफेक्ट। ये कहते हुए जियांग ने जान की कॉलर को ठीक किया। जी ने कहा, अब ये सजना संवरना हो गया हो तो हम चले? ये कहते हुए जी जान की तरफ देखने लगी। जान ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं। ये कहते हुए मुंह बनाने लगा। जियांग उन दोनों को देखकर ऐसे हंस रहा था। फिर क्या था, जियांग ने जान का हाथ पकड़ा और अब सब लोग बाहर पार्टी में शामिल होने के लिए जा चुके थे। जान पार्टी को देखकर खुश था। उसने कहा, सब कुछ अच्छा लग रहा है। जियांग ने कहा, हाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। ये कहते हुए वो पांचों दोस्त हंसने लगे। इसके बाद एक एक करके सब पार्टी में शामिल हो चुके थे। वक्त गुजरता गया और लगभग 8 बज चुके थे। जान वहीं गेट पर खड़ा हुआ था और लोगों को वेलकम कर रहा था। तभी वहां से एक शाओ फैमिली का मेंबर अंदर आते हुए जान की तरफ देखने लगा। जैसे ही जान ने उसको देखा वो तुरंत वो करते हुए कहने लगा, अंकल जिन। जब से जान लान फैमिली में शामिल हुआ है तब से शाओ फैमिली जान के प्रति और ज़्यादा नफरत रखने लगी है। बहुत ज़्यादा कड़वाहट। अब तो अगर आमना सामना भी हो जाता है तो वो जान को ताने सुनाए बगैर रहते नहीं हैं। और इस वक्त जिन बिल्कुल ऐसे ही जान को देख रहा था और उसकी ऐसी नज़रों के सामने जान थोड़ा सा नर्वस हो गया। फिर भी उसने वो करते हुए कहा, वेलकम अंकल। जिन शाओ ने कहा, हो तो तुम अभी तक अपनी उन सो कॉल्ड मैनर्स को भूले नहीं हो? हमें तो लगा था कि तुम पूरी जगह से बदल चुके हो। जान ने कहा, अंकल ऐसा नहीं है, मैं अभी भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। जिन शाओ ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, रिस्पेक्ट? ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। अगर तुम हमारी रिस्पेक्ट करते तो तुम हमारे साथ रहते, ना कि किसी और के घर मरी हुई आवाराओं की तरह। हाँ, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है या नहीं? तुमने तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दिया। क्या नाम था हमारा, और अब देखो सब कुछ गवा दिया तुमने। कैसे इंसान हो तुम? हाँ, तुम्हारे बाप ने इतनी मेहनत की और यहाँ तुम अपनी सब चीज़ों को किसी दूसरे के हाथों में देकर इस तरीके से खुश हो रहे हो जैसे कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। ये कहते हुए जिन बहुत ही कड़वाहट के साथ जान की तरफ देखने लगा। जान अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था। उसने कहा, अंकल वो कोई और नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। जिन शाओ ने लगभग और तीखी मुस्कुराहट देते हुए कहा, हस्बैंड? तुम्हें शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना, ये गुड्डे गुड़ियाओं का खेल खेलते हुए? हस्बैंड? तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? हाँ, अगर तुम यही सारे काम कर लेते तो मुझे बता देते, मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छी जगहों पर भेज सकता था। अगर पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता? हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही शौक पालने थे तो बता देते, मैं 4-6 लड़कों को लगा देता। पर तुम्हें तो यहाँ आकर सबकी जी हुजूरी करनी थी, लोगों के कदमों में झुकना था। यही चीज़ करना चाहते थे ना तुम, है ना? ये कहते हुए जिन शाओ और बुरी तरीके से जान की तरफ देखने लगा और जान की आंखों से आंसू बह गए। पर इससे पहले कि आगे वो और भी कोई कड़वा शब्द निकाल पाता, तुरंत पीछे से एक आवाज़ आती है, आखिरकार मेरे हस्बैंड के साथ किसको लगाना चाहते हैं आप? हाँ, जैसे ही ये आवाज़ सुनी गई एकाएक जान का पूरा शरीर कांप गया। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो एकदम से जैसे कहीं काफुर हो गए। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो तुरंत लुढ़क गए अपने सामने खड़े हुए उस इंसान को देखकर, जिसका चेहरा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था और आंखें उससे भी ज़्यादा कठोर, जो बहुत ही बुरी तरीके से इस वक्त जिन शाओ को घूर रही थी। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और आपको क्या लगता है आखिर गेट पर है कौन? क्या ये वही है जो हम लोग सोच रहे हैं, यानी कि हमारे ब्यूटीफुल जान का सो कॉल्ड हस्बैंड, यानी कि लान वांगीबो? और अगर लान वांगीबो है तो ये जिन शाओ की अकल किस तरीके से ठिकाने लगाएगा? आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई जान के साथ इतने कोल्ड, हार्श और क्रूअल वर्ल्ड का इस्तेमाल करने की? तो ये सब चीज़ें तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर इबो वहाँ है तो जान को किस तरीके से सपोर्ट करेगा, और जान इस वक्त इबो को अपना गुस्सा दिखाएगा या फिर सिर्फ शांत होकर रह जाएगा? क्या वो सारी बातें इबो से कह पाएगा जो वो आजकल फील कर रहा है? ये सब कुछ तो हम देखेंगे जान इबो के फर्स्ट इंट्रैक्शन में, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक प्लीज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड या चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चाहो तो आप उसे भी सुन सकते हो अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो। ठीक है, मिलते हैं, बाय।